अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हवाले से हमने बात की थी और एजीमुथल क्वांटम नंबर के हवाले से हमने बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता क्या है और इलेक्ट्रॉन्स की आइडेंटिफिकेशन में कहाँ पर ये रोल अदा करता है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये हमारे साथ एक इफेक्ट पर डिपेंड करता है जिसको हम जीमान इफेक्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट एक्चुअली होता क्या है? जीमान इफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ जीमान इफेक्ट होता क्या है? पहले हम जीमान इफेक्ट को डिस्कस करेंगे कि जीमान इफेक्ट होता क्या है। तो एक्चुअली जीमान इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जब हमारे साथ स्पेक्ट्रल लाइंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिटिंग हो जाए बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। मीन हमारे साथ जनरली हम यूँ कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बाय अप्लाइंग magnetic field, splitting of spectral lines by applying मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जब स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग हो जाए क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर दीज लाइंस, दिस इज कॉल्ड जीमान इफेक्ट। कहने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? अब अगर सपोज मेरे साथ कोई भी एटम है या कोई भी इलेक्ट्रॉन मेरे साथ एग्जिस्ट करता है किसी भी एटम में, तो अगर इनिशियली वो हमारे साथ ग्राउंड स्टेट में होता है जब वही इलेक्ट्रॉन मेरे साथ, सपोज मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन है, अब ये मेरे साथ ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कौन से स्टेट में है? GS मीन ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब हम इसको क्या करते हैं? इसको हम हीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लाइट की मदद से। तो जब हम इसको हीट करते, टारगेट हो गया, तो ये हमारे पास क्या हुआ? हायर एनर्जी स्टेट में यही इलेक्ट्रॉन्स चले गए, यही इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में चले गए। जब ये हायर एनर्जी स्टेट में चले गए तो दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट आ गया। अब ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दोबारा ग्राउंड स्टेट में आएगा। जब ग्राउंड स्टेट में दोबारा ये आएंगे, सपोज अब ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ से यहाँ पर आता है, तो ये रेडिएशंस खारिज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, सिंगल बीम के लाइंस के फॉर्म में ये हमारे साथ रेडिएशंस खारिज करेंगे। अब क्या करते हैं? इसके सामने मैग्नेट रखते हैं। हमने इसके सामने मैग्नेट रख लिया, मीन ये नॉर्थ पोल आ गया और ये हमारे साथ क्या आ गया? साउथ पोल आ गया। अब यही रेडिएशंस होते हुए इसके दरमियान जब पास आउट हैं तो हमारे साथ मुख्तलिफ लाइंस में स्प्लिट होते हैं और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? जीमान इफेक्ट कहते हैं। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज जीमान इफेक्ट। तो एक्चुअली हमारे साथ जो ये क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये जीमान इफेक्ट पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? इस इफेक्ट को हम ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर हम इसको क्यों कहते हैं, हम इसको इसमें डिस्कस करते हैं। आल्सो कॉल्ड ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, हम इसको ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर होता क्या है डियर स्टूडेंट? हम कहते हैं कि हमारे साथ कोई भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। सपोज मेरे साथ ये एक एटम है, मैंने एक एटम ले लिया, जनरली ये मेरे साथ एक एटम है। अब ये के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके इर्द गिर्द एग्जिस्ट करते हैं, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स इर्द गिर्द आ गए, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका ये न्यूक्लियस है, हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो ये तो हम सारे जानते हैं। अब अगर यही इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस आ जाए और इसके सामने हम मैग्नेटिक फील्ड रख ले नॉर्थ और साउथ पोल,
तो ये ओरिएंट होगा, या तो आपके पास क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा, ये हमारे पास साउथ पोल की तरफ आ जाएगा, मीन ओरिएंटेशन शो करेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ये ज़ीमान इफेक्ट पर डिपेंड करता है। जिस ज़ीमान इफेक्ट पर डिपेंड करता है वो होता क्या है, लाइंस की स्प्लिटिंग होती है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगा, हमारे साथ यूँ क्रिएट होगा कि ये लाइंस की रोटेशन होगी, लाइंस की ओरिएंटेशन होगी, लाइंस की रिवॉल्विंग होगी। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अब हमारे साथ हमने स्टार्ट में कहा था कि इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। टू डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर ये चीज़ भी कह सकते हैं कि m की वैल्यूज़ हमारे साथ यहाँ पर क्या होगी। इस केस में m की वैल्यूज़ हमारे साथ प्लस से लेकर माइनस तक जाएगी, या माइनस से लेकर प्लस तक आएगी। किस तरह, m की वैल्यू हमारे साथ बराबर होगी 2 1, मतलब ये इन्फिनिटी से हम स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 सो ऑन अप टू अननोन की तरफ जाते हैं। तो हम यूँ इसको लिख सकते हैं 2 1 और आपके पास आ जाएगा 0 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 अप टू सो ऑन। जितना चले जा सकते हैं आप उस तरफ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमें आगे जानेंगे कि किस तरह हमारे पास ही 1 2 3 वैल्यूज़ का हमारे साथ रिलेशन यहाँ पर क्या है। एक्चुअली हम इसको यू भी डिनोट करते हैं, जो हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अगर हम यू भी ले लें तो ये हम प्लस एल अप टू 0 एंड माइनस एल की वैल्यूज भी देता है। अगर हम प्रीवियस वीडियो में देखते हैं तो हमने एल की वैल्यू के हवाले से बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो हम ले सकते हैं कि एल के साथ अगर हम प्लस लगा लें तो प्लस 0 1 2 3 आपके पास आ जाएगा, और अगर हम उसके साथ माइनस लगा लें तो इसके साथ हमारे पास माइनस आ जाएगा। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर होता है क्या, हम इसको क्यों एक्चुअली ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर कहते हैं। हमने तो ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर को तो एक्सप्लेन कर ओरिएंट करते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन शेल्स में एग्जिस्ट करते हैं, मीन हमने तो शेल्स फाइंड किए थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हवाले से, फिर उसके अंदर सब शेल फाइंड कर दिए थे अकॉर्डिंग टू द एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स फाइंड करेंगे, जो एक्चुअली जहां पर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे वो जगह फाइंड करेंगे कि किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर उसी में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसी ऑर्बिटल्स में, तो वो किस डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे या कौन कौन से डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे। सो दिस फिनोमेना इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यही काम हमारे पास अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। कहने का मतलब ये है कि सपोज मेरे साथ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं के शेल में, सपोज मेरे साथ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है के शेल में, के शेल में मैंने फाइंड कर दिया कि हमारे साथ एक सब शेल एग्जिस्ट करता है। के हमने फाइंड किया था अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हम के शेल के अंदर फाइंड करते हैं कि कितने सब शेल एग्जिस्ट करते हैं, मेन एनर्जी के अंदर कितने सब शेल एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने कहा था कि 1s एग्जिस्ट करते हैं, मीन एक सब शेल एग्जिस्ट करते हैं जो हमारे पास क्या है एस के अंदर, एस है जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एस के अंदर हमने देखना है कि कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, और अगर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं और यही ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये कौन से डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा, कौन से डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेगा, कौन से डायरेक्शन में ये ट्रेवलिंग करेगा। दिस इज एक्चुअली इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और हमें ये बात मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि यहाँ पर ओरिएंटेशन इस हिसाब से होगी। यही बात हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं कि किस तरह आपके पास एक ट्रेवलिंग करता है इलेक्ट्रॉन्स, कौन से डायरेक्शन में। हम यूँ कह सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में ये ओरिएंट करता है। हम इसको यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पर समझाएंगे। ये ग्राफ है, इसी टेबल के हवाले से फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि टेबल के बनाने का मकसद क्या था। तो हम आइए इसको पढ़ते कि कहाँ पर हमारे साथ ये एग्जिस्ट करता है।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे साथ कौन से डायरेक्शन, कितने ऑर्बिटल सबशेल्स में एग्जिस्ट करते हैं और कौन से डायरेक्शन में हमारे साथ तो ये ओरिएंट करता है। तो इसी के हवाले से हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हम जनरली एक फार्मूला लिखते हैं या एग्जांपल्स हम ले सकते हैं कि इस एग्जांपल्स में हम डिस्कस करेंगे कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कितनी है, कौन कौन से डायरेक्शन में और ये ओरिएंट करते हैं और कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इसमें कितने आएंगे, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एस ऑर्बिटल के लिए, एस सबशेल के लिए, एस सबशेल्स के लिए हम ये डिस्कस करेंगे। तो इसी के लिए हमने एक फार्मूला लिखना है। अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम एक फार्मूला लिखते हैं, एम एल इज इक्वल टू 2l+1। ये मेरे साथ एक फार्मूला है कि एम एल इज इक्वल टू 2l+1। इसी फार्मूले के मुताबिक हम बताएंगे कि हमारे साथ कितने स्पेक्ट्रल लाइन में या कितने डायरेक्शन में एक ऑर्बिटल ट्रेवल करता है। अगर उसी में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते तो कौन से डायरेक्शन में ये ट्रेवल करेगा। अब अगर हम ये वाला फार्मूला एस ऑर्बिटल के लिए, सॉरी एस सबशेल के लिए, फॉर एस सबशेल के लिए अगर ये वाला फार्मूला हम लगा लें तो हमारे साथ यूँ आएगा कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस के लिए हमारे साथ एन की वैल्यू क्या थी, 1 आई थी। एन हमारे पास क्या था, 1 था, और एल की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 0 थी। अब अगर हम यहाँ पर पुटिंग करेंगे कि एम एल हमारे पास बराबर होगा 2 × 0 + 1, और हमारे पास 2 × 0 0 हो जाएगा। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एम एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। इट मीन्स कि हमारे साथ एस सबशेल के लिए जो ऑर्बिटल है वो 1 है, मीन एस ही हमारे पास ऑर्बिटल है, उसके लिए अलग कोई भी ऑर्बिटल नहीं है। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि एस का जो शेप था वो स्फेरिकल है। एस शेप क्या है हमारे पास, हो स्फेरिकल है। स्फेरिकल का मतलब क्या, एक सर्कल है। अब अगर हम इसको एस को अगर हम एक्सिस में रख लें, अगर कोई भी स्पेक्ट्रल लाइन या कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर ले और इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एग्जिस्ट करता है तो वही इलेक्ट्रॉन अब तीनों डायरेक्शन में जा सकते हैं। तीनों डायरेक्शन कौन कौन से होंगे, अब ये हमारे साथ एक्स एक्सिस पर भी जा सकता है, वाई एक्सिस पर भी जा सकता है और जेड एक्सिस पर भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका शेप क्या है हमारे पास, स्फेरिकल। तो ये हमारे पास 3 डायरेक्शंस में जा सकते हैं, क्योंकि स्फेरिकल है इसके लिए कोई रास्ता रुकावट नहीं है, लेकिन उसकी ऑर्बिटल कितने, 1 है। अब अगर हम इस टेबल पर नजर दौड़ाएं, एन वैल्यू क्या है, 1 है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एल, जब 0 होंगे एल की वैल्यू, एन के लिए जब एन की वैल्यू 0 होगी तो तब हमारे पास एल क्या होगा, 1 होगा। तो नंबर ऑफ सबशेल्स कितने आएंगे, 1 आ गया। ऐसा कितने आ गया हमारे पास, 1 आ गया। सबशेल डिजिग्नेशन क्या हो गया, मतलब किस चीज़ से किस तरह हम डिजाइन करेंगे, 1 ऐसे डिनोट करेंगे। और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम कितनी होगी इसके लिए, 1 हमारे साथ एग्जिस्ट करेगी, सॉरी 0 एग्जिस्ट करेगी। जिस तरह हमने प्रीवियस लिख लिया कि हमारे साथ m की वैल्यू बराबर होगी, m इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, 2 1 0 -1 m2 -2 अप टू सो ऑन के बराबर हो जाएगा। अब आगे जब माइनस की तरफ भी जा सकते, प्लस की तरफ भी जा सकते। तो हमारे साथ 1 आ गया, तो इसमें 1 क्या है आपके पास, हो ये वाले 0 एग्जिस्ट करते हैं। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ किस n0 के लिए क्या, n1 के लिए क्या है हमारे पास, 0 है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, एक ही सबशेल है, एक ही ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है, 1 है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल सबशेल, इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स बन गए, 1 बन गए, एक ही है। अब डियर स्टूडेंट्स, यही फार्मूला हम उठा लेते हैं, ये वाला फार्मूला अब लगा लेते हैं पी सबशेल के लिए। जब पी सबशेल पर हम अप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा पी सबशेल। जब ये वैल्यू हम पी सबशेल के लिए लगाते हैं तो डियर स्टूडेंट यही वाले फार्मूला हम उठा लेते हैं। तो जब ये वाला फार्मूला हम उठा लेंगे तो आपके पास पी सबशेल के लिए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है,
और एल की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। तो अगर एल इसमें हम एल की वैल्यू पुट करेंगे इस फार्मूले में तो एम एल हमारे पास बराबर हो जाएगी 2 into 1 + 1 आ जाएगा। तो इट्स मीन आपके पास 3 आ जाएगा। m की वैल्यू हमारे पास L1 के लिए, या हम सिंपली कह सकते हैं P सब शेल्स के लिए m की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हमने 3 डिजिट्स 3 हिंस से उठाने, कहाँ से उठाने, जो हमने m की वैल्यूज लिखनी है। तो m की वैल्यूज 0 से लेकर प्लस की तरफ एक उठाएंगे और 0 से लेकर एक माइनस की तरफ उठाएंगे। हमारा सेंटर क्या होगा, हमारा सेंटर 0 होगा। 0 से हम आगे पीछे एक एक हिस्सा उठाएंगे। अब अगर हम देख लेंगे तो एक 1 ये आएगा, +1 आएगा और एक आपके पास -1 आएगा। टेबल की तरफ आते हैं, जब एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई, इट मीन हमारे पास एल की वैल्यू 1 आ गई। तो उसके लिए कितने ऑर्बिटल्स आ गए, 2 आ गए। 2 कौन से, एस तो ऑलरेडी हमारे पास इसमें एग्जिस्ट करता है, एस के लिए तो 0 है आपके पास। पी के लिए आपके पास क्या होगा, अब डिजिग्नेशन हम किस तरह लिखेंगे, 2s और 2p होगा। एल के लिए तो एस के लिए तो ऑलरेडी हमने 0 फाइंड किया है, यहाँ पर आपके पास कैलकुलेशन गिवन है। अब P के लिए आपके पास 3 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं। एक आपके पास 1 है, एक 0, एक -1 है। और उसके लिए टोटल ऑर्बिटल कितने सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स है। और टोटल ऑर्बिटल्स एज अ होल 2s और 2p में कितने बनते हैं, 4 ऑर्बिटल बनते हैं। अब इसके लिए एक डिजिग्नेशन कौन कौन से ऑर्बिटल p में एग्जिस्ट करते हैं। p तो हमारे पास सब शेल है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो मेन काम है अब हम इसमें बयान करेंगे। तो आपके पास p के लिए जो हमारे पास एग्जिस्ट करेगा px py इंटू pz, मीन अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर दे px py और pz में, तो ये आपके पास क्या होंगे, 3 डायरेक्शन में जा सकती है। या तो px में ओरिएंट करेगा या py या pz की साइड पर ओरिएंट करेगा। तो इसी कहने का मतलब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है हमें एक्चुअली यही चीज बताता है। अब थर्ड एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, डी एस पी और डी ऑर्बिटल्स के लिए। तो डी ऑर्बिटल्स के लिए अगर हम फाइंड करते हैं डी सबशेल के लिए, ऑर्बिटल के लिए डी सबशेल के लिए अब अगर हम फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, डी सबशेल के लिए वही फार्मूला हम लिखते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ एल की वैल्यू चेंज होगी। तो एम एल हमारे पास बराबर हो जाएगा 2m2, यहाँ पर 1 था तो डी के लिए 2a + 1 आपके पास आ जाएगा। इससे हमारे पास क्या आता है, 5 आता है। तो यहाँ पर अगर हम लिख ले 0 1 आपके पास 0 s के लिए है, 1 आपके साथ p के लिए है और d के लिए हमारे पास 2 आ गया, तो 3d आपके पास आ गया। अब 3d में आपके पास कितने ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, 5 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं। 5 ऑर्बिटल हमारे पास d में एग्जिस्ट करते हैं और वही 5 ऑर्बिटल अब कौन कौन से डायरेक्शन में ये ओरिएंट करते हैं इसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, d के जो ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं वो d के d = dxy dyz dzx, 3 ऑर्बिटल हमारे पास ये आ गए। ये 3 डायरेक्शन में अभी ओरिएंट करते हैं। चौथा ऑर्बिटल हमारे पास dx² y² आ गया, dx² y² आ गया एंड टू dz²। तो ये हमारे पास 5 ऑर्बिटल है। डी में हमारे पास डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं और इसी में अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, इसी में इलेक्ट्रॉन्स अगर पाए जाएंगे तो ये 5 डायरेक्शन में ओरिएंट करेगा, ये 5 डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम इसी स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगा लेंगे तो हमारे पास 5 डायरेक्शन में ये ओरिएंट करेगा। अब लास्टली हम लिख सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जब n की वैल्यू 3 होगी, मीन आपके पास जब थर्ड शेल होगा, थर्ड मेन एनर्जी लेवल k l into m, ये आपके पास k आ गया, ये आपके पास l आ गया, हम लिख सकते हैं इसके साथ, ये आपके पास k आ गया, ये l आ गया और ये आपके पास m आ गया। तो m में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 9 होंगे। अब आपके पास क्या आता है, लास्ट जो हम लिख सकते हैं f सबशेल के लिए। तो डियर स्टूडेंटों, f सबशेल के लिए हमने क्या फाइंड करना है,
टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करेंगे। तो डी के लिए आपके पास तो आ गया। अब हमारे पास एफ के लिए एल की जो वैल्यू है हमारे पास 3 आ गई। तो एम एल इज इक्वल टू 2n2 3 आएगा प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। तो अगर 3 2 6 आ जाएगा प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। जब ये आपके पास 7 हो गया तो इट्स मीन इसके जो पॉसिबल वैल्यूज आप m कितने होंगे। अब 0 तो हमारा सेंटर है, 3 राइट साइड पर आएंगे, 3 लेफ्ट साइड पर आएंगे। तो हम यूँ लिख सकते हैं कि आपके पास 3 राइट साइड पर क्या है -1 -2 और आपके पास यहाँ पर एक और वैल्यू हम लिखेंगे कि -3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे एक और वैल्यू लिखेंगे 3 आएगा। तो 3 राइट साइड पर आएंगे, 3 लेफ्ट साइड पर आएंगे, जिसकी वजह से हमारे साथ डी सब शेल में 7 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एन सब शेल एन एनर्जी लेवल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 16 होंगे। अब इससे हम एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा जो टेबल है ये सारे के सारे एमसीक्यूज हैं, ईटा के हवाले से सारे यही एमसीक्यूज आएंगे। किस तरह आएंगे, अब अगर हम टेबल को देख लें अक्सर सवाल आ सकता है कि सपोज अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डी एफ के लिए कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है या एफ के कौन कौन से ओरिएंटेशन डायरेक्शन है, नंबर मेंशन करेंगे। आपको नंबर दिए गए होंगे, यही नंबर आपके पास है। अब अगर आपके पास ये वाला फार्मूला याद है, ये वाला, अब अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है तो आप इजीली एफ के लिए 4f के लिए या f के लिए आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड कर सकते हैं। तो यही था हमारे साथ क्वांटम नंबर हमें ज़ीमान इफेक्ट पर डिपेंड करता है। ज़ीमान इफेक्ट आल्सो नोन एज ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर किस तरह आता है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाए अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड, तो आपके पास ओरिएंट होगा इलेक्ट्रॉन या तो नॉर्थ पोल की तरफ ओरिएंट होगा या साउथ पोल की तरफ। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी मसला है फिर भी तो कमेंट सेक्शन में आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो काइंडली डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर ले और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप लोगों को अपडेट रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।